गाइस कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे अस्थि धातु के बारे में। तो अस्थि धातु, इसके पहले हमने रस रक्त मांस में इसको कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके चैनल पे देखें। धातुओं को हमेशा सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। सीक्वेंस पढ़ने से अच्छे से एक धातु दूसरी धातु से रिलेटेड रहती है। तो अस्थि धातु बिना समय गवाए पढ़ते हैं। तो अस्थि धातु क्या होता है? जो शरीर को क्या करता है, जो शरीर को आधार प्रदान करने वाला धातु होता है उसी को क्या बोलते हैं? अस्थि धातु। आधार प्रदान करना मतलब क्या होता है कि जो हमारी आर्टरी है, वेंस है, मसल है, लिगामेंट्स है, टेंडन है, उन सबको क्या करता है? एक अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या उसको आधार प्रोवाइड करता है जिसपे क्या होती है? ये अटैच होती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? आधार प्रदान करने वाला धातु अस्थि धातु। या फिर जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स है, जैसे हमारा हो गया लंग्स हो गया यहाँ पे, या फिर इसके बीच में क्या हो गया? यहाँ पे हार्ट हो गया। ठीक है, तो हार्ट और लंग्स को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? हम अस्थि धातु बोलते हैं। अगर हम बात करें अस्थि धातु की निरुक्ति की, तो अस्यते क्षिप्यते इति अस्थि। अस्यते क्षिप्यते, क्षिप्यते का मतलब फेंका जाना। तो जिसे फेंका जाए वह अस्थि है, यानी मृत्यु पर्यंत अवशिष्ट रहने वाली अस्थि को जल में प्रवाहित किया जाता है। अब क्या होता है, जितनी भी धातुएं होती है मृत्यु पर्यंत क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है। लेकिन एक ही धातु है जो अस्थि धातु है, वो मृत्यु के बाद भी रिमेंस रहती है, उसका अवशिष्ट बचा रहता है। तो उसको जल में प्रवाहित करने के कारण इसको क्या बोलते हैं? अस्थि धातु। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, कि जिस प्रकार वृक्ष अपने सार भाग की सहायता, यानी कि जो सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी ट्री का, उसकी सहायता से वृक्ष खड़ा रहता है, दृढ़तापूर्वक खड़ा रहता है, उसी प्रकार जो हमारा शरीर है वो भी अपने कठोर केंद्रीय भाग की सहायता से खड़ा रहता है। इसे ही अस्थि कहते हैं। तो जैसे पेड़ क्या करता है, पेड़ का सेंट्रल पार्ट क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है और उसकी वजह से पूरा पेड़ खड़ा रहता है। सेम हमारे बॉडी में भी जो सेंट्रल पार्ट किसका होता है? अस्थि धातु का बना होता है। उसकी वजह से क्या होता है? पूरा शरीर खड़ा रहता है। ठीक है। और अस्थि धातु के पर्याय की बात करें तो अस्थि धातु को मेदोज यानी मेदस्तेज भी बोला जाता है, क्योंकि मेद के द्वारा अस्थि धातु का क्या होता है? पोषण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेद बोलते हैं। मज्जाकृत, क्योंकि आगे जाके क्या फॉर्म करेगा? मज्जा का फॉर्मेशन करेगा। इसको कीकस और कुल्य भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? गति में सहायक होता है, इसलिए इसको कीकस और कुल्य भी बोलते हैं। शरीर को एक ठोस ढांचा आकार प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कीकस और कुल्य। हड्ड भी बोलते हैं, करकर भी बोलते हैं, और भी इसके पर्याय है, जैसे देह धारक भी बोल सकते हैं, सार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके पर्याय है। अगर हम बात करें अस्थि का स्थान की, तो अस्थि बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसे अस्थि वह का जो मूल स्थान है, यानी कि अस्थि वह स्रोतसा नाम मेदो मूल जघनचा। जो अस्थि वह स्रोतस का जो मूल स्थान है वो क्या है? मेद और जघन। मेद और जघन को आचार्य चरक ने अस्थि व स्रोतस का मूल स्थान किसको माना है? तो मेद को और जघन यानी कि ग्रोइन रीजन, इसको क्या माना है? अस्थि व स्रोतस को मूल स्थान। अगर हम अस्थि के स्वरूप की बात करें तो अस्थि का स्वरूप हमने पहले भी देख लिया कि जैसे वृक्ष के मध्य भाग में क्या रहता है? सारकाष्ठ के समान दृढ़ता, स्थिरता, अकठिनता, या फिर चिरस्थायित्व, या फिर भार धारण क्षमता अസ്ഥियों में भी होती है। मतलब क्या कहना चाहता है कि जैसे वृक्ष के जो सेंट्रल भाग होता है या सारकाष्ठ होता है वो भी दृढ़ होता है, स्थिर होता है, कठिन होता है, या फिर चिर यानी कि लॉन्ग टाइम तक क्या हो? स्थायी रहता है, और उसमें क्या होता है? भार धारण की क्षमता हो। उसी प्रकार अस्थियों में भी होता है। ये सारी जो गुण है इसे अस्थियों में भी होता है। ठीक है। तो जो शरीर की हमारी अगर स्वरूप की बात करें, इस शरीर की ऊंचाई अस्थि पर निर्भर करती है, और शरीर की आकृति अस्थि के अभाव में संभव नहीं है। अस्थि के बिना शरीर अर्थात मृदु धातु का एक घोला है। तो जो शरीर की हाइट है, यानी बॉडी की जो हाइट है, वो किस पे डिपेंड करता है? हड्डी पे, यानी कि बोन्स पे। हमारी बोन्स जितनी लंबी होगी शरीर की हाइट भी क्या होगी? उतनी लंबी होगी। अगर शरीर में कोई बोन्स नहीं रहे या फिर अस्थि नहीं रहे तो उसके अलावा फिर क्या होगा? एक जो हमारा शरीर होगा वो मृदु धातु का एक गोला मात्र है, मांस का गोले के समान होगा। तो इसलिए जो ग्रोथ है बॉडी के किस पे डिपेंड करती है? अस्थि धातु पे। अगर हम बात करें अस्थि धातु के संगठन की, अस्थि धातु का संगठन क्या होता है? तो जैसे हमने पहले बोला है कि कोई भी धातु है तो उसके संगठन में क्या लिखा है कि सर्व इदम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, कि जो सारे भी धातु है, कोई भी द्रव्य हो वो पंचभौतिक होता है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जो पदार्थ है पंचभौतिक, उसमें कुछ ना कुछ अधिकता होती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यद्यपि अस्थि धातु पंचभौतिक होता है, फिर भी उसमें अस्थि धातु में क्या होता है कि पार्थिव जो होता है, यानी कि जो पृथ्वी का घटक होता है वो अधिक होता है। लेकिन आचार्य सुश्रुत के अलग अलग जो टीकाकार है, जैसे कि चक्रपाणी टीकाकार या फिर डल्लर टीकाकार, इन्होंने अलग अलग थोड़ा माना है कि आचार्य चक्रपाणी के अनुसार माने कि देखो, तो जो अस्थि धातु है हमारी पृथ्वी और अनिलात्मकम होती है, कि पृथ्वी में मतलब अस्थि धातु में पृथ्वी और वायु महाभूत की क्या होता है? अधिक प्रधानता होती है। मतलब क्या उसमें प्रधानता होती है।
जबकि अगर आचार्य डल्लड़ की माने, जो सुश्रुत के दूसरे टीकाकार है, तो कहते हैं कि पृथ्वी और वायु के साथ साथ उसमें तेज महाभूत की भी प्रधानता होती है, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पंच महाभूतों में जो पांच महाभूत होते हैं, जैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इनका काम क्या है? तो जो अस्थि में पृथ्वी महाभूत है, पृथ्वी महाभूत के कारण अस्थि को क्या स्थिरता प्रदान होती है। जो उसमें आप महाभूत है, जलीय अंश है, उसके द्वारा क्या होता है? मज्जा रूपी जो उसके अंदर स्नेह होता है वो आप के कारण होता है। जो अस्थि का तेज है या रूप है, वर्ण है, यह धातु अग्नि पाक कर्म इसके कारण होता है, अस्थि के तेज के कारण होता है। जो अस्थि में वायु होता है उसके कारण अस्थि की रुक्षता और कठिनता को दर्शाया जा सकता है। अस्थि में आकाश महाभूत, जो अस्थि में सुशीरता है या फिर लघुता है, वो आकाश महाभूत के कारण होती है। अगर बात करें अस्थि धातु का प्रकार, अस्थि धातु कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 2 प्रकार, पोष्य और पोषक होते हैं। पोष्य मतलब खुद का तो इसका क्या हो रहा है? पोषण हो रहा है। और पोषक मतलब यह मज्जा धातु का क्या करता है? पोषण करता है। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने अस्थि के 5 प्रकार बताए। जैसे पहला नलक अस्थि। नलक अस्थि मतलब क्या? जो हमारी लॉन्ग बोन्स है। ठीक है। कपाल अस्थि, दूसरा क्या है? कपाल अस्थि यानी फ्लैट बोन्स। वलय अस्थि मंडलाकारी, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा हमारी जो है। या फिर रोचक अस्थि यानी कि जो हमारे टीथ होते हैं। तरुण अस्थि यानी कि जो कार्टिलेजिनस बोन होती है, इसको क्या बोलते हैं? तरुण अस्थि। तो नलक अस्थि हम देख सकते हैं जी, हमारी यह क्या होगी? नलक अस्थि, लॉन्ग बोन्स, इसको क्या बोलते हैं? नलक अस्थि, जिसमें क्या होता है? एपिफाइसिस, डायफाइसिस वगैरह। हमारी कपाल अस्थि किससे रिलेट करती है? तो कपाल अस्थि जो हमारे, ये हमारी पैराइटल बोन्स हो गई, स्कल्ज में बोन हो गई, या फिर जो नेजल बोन हो गई, या फिर ये जो हिप्स की बोन हो गई, या फिर हमारी जो रिप्स हो गई, ये भी क्या है? फ्लैट बोन्स है। वलयकार या मंडलाकार, ये क्या होगी? वो जो वर्टिब्रा है, हमारे वर्टिब्रा है, तो ये कैसे होती है? मंडलाकार यानी कि राउंड होती है, वलयकार होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? वलय अस्थि या फिर मंडलाकार अस्थि। रुचक अस्थि यानी कि जो सॉकेट्स होते हैं, टीथ हमारे कैसे होते हैं? ये, इसको रुचक अस्थि से डिनोट किया है। तरुण अस्थि जो हमारी कार्टिलेजनस होती है, सॉफ्ट बोन होती है, जैसे कि ये हमारा कार्टिलेज हो गया, फिर ईयर का कार्टिलेज हो गया, फिर मिनस्काई हो गया। ठीक है। तो ये सब इसमें आएगा, तरुण अस्थि में आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अस्थि धातु का परिणामन के बारे में। तो अस्थि धातु के संदर्भ में कहा जाता है कि मेद धातु अपनी अग्नि से पक कर, यानी तथा पृथ्वी, अग्नि और वायु का संयोग प्राप्त कर खर हो जाती है। क्या हो जाता है? खर हो जाता है। तब उस खर हुए मेद को ही अस्थि नाम से जाना जाता है। अब क्या बोलना चाह रहा है कि मेद धातु ही क्या हो जाती है? खर हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? अस्थि धातु। लेकिन ये जो मेद धातु खर होती है, ये किससे पकती है? अग्नि से पककर। अग्नि से पिक कर उसके बाद पृथ्वी और वायु का भी इसमें संयोग होता है और अग्नि से पकती है, तब वो खर होकर उस खर हुए धातु को क्या बोलते हैं? अस्थि धातु बोलते हैं। ठीक है। अगर हम अस्थि धातु के त्रिधा परिणामन के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन देखें तो हमने अभी देखा था कि जो मांस धातु का फॉर्मेशन हो रहा था, तो मांस धातु के फॉर्मेशन में अस्थि धातु का पोषक अंश भी फॉर्म हो रहा था। तो ये जो अस्थि पोषक अंश है कहाँ पे जाएगा? तो अस्थि व स्रोतस में। और अस्थि व स्रोतस में कौन सी अग्नि कार्य करेगी? तो अस्थि की धातु अग्नि कार्य करेगी। अस्थि व धातु अग्नि अस्थि पोषक अंश पे कार्य करके क्या बनाएगी? तो स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल का निर्माण करेगी। तो स्थूल भाग में दो चीज़ें बनेगी। एक तो पोष्य अस्थि धातु का फॉर्मेशन होता है, दूसरा उपधातु यानी कि अस्थि धातु का उपधातु क्या है? दंत का फॉर्मेशन होगा। ये अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर ने बोला है कि अस्थि का उपधातु क्या है? दंत है। ठीक है। और जो सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म भाग में मज्जा धातु का पोषक अंश निर्माण होगा। और मल की बात करें तो स्थूल मल में अस्थि का जो मल है, आचार्य चरक कहते हैं अस्थि का जो मल है केश है, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि अस्थि का मल नख है। और लोम, जो लोम होते हैं हमारे, जो हेयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स, इसको आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ही मानते हैं कि अस्थि का मल क्या है? लोम है। ठीक है। और सूक्ष्म मल क्लेद, ये सभी धातुओं में निर्माण होता है, हर लेक्चर में बोलते आ रहा हूँ मैं। उसके बाद करें अस्थि धातु के परिणमन काल की, यानी कितने समय में ये अस्थि धातु फॉर्म होती है, यानी फॉर्मेशन उसका होता है। तो अकॉर्डिंग टू चरक 5 दिन में बनता है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 20 दिन लगते हैं अस्थि धातु के फॉर्मेशन में। अगर हम बात करें अस्थि के गुण की, तो अस्थि पार्थिव होता है कि उसमें पार्थिव घटक अधिक होता है। ठीक है। और इसी पार्थिव गुण कार्य क्या होती है? कठिन होती है, खर होती है, डेंस होती है, घनत्व होता है इसमें, और हैवी होती है और स्थिर भी होती है। अगर हम बात करें अस्थि धातु के प्रमाण की, तो अस्थि धातु का प्रमाण चतुंशति अंगुलानी यानी कि देह प्रमाणम, यानी कि कितना होता है? 84 अंगुल, यानी कि 84 अंगुल अकॉर्डिंग टू बॉडी लेंथ। ये चरक के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि अस्थि धातु का जो प्रमाण है कि 84 अंगुल होता है। ये जो 84 अंगुल होता है, जिस मनुष्य का बॉडी का लेंथ लेना है उसी की उंगली का प्रयोग करके 84 अंगुल होता है। अगर हम बात करें अलग अलग आचार्यों के मतों के अकॉर्डिंग की संख्या के बारे में, संख्या के अकॉर्डिंग इसका प्रमाण, तो वेदवादी यानी कि जो अत्रेय संप्रदाय के अनुसार, यानी कि जो चरक संप्रदाय है उनके अकॉर्डिंग
अस्थियों की संख्या 360 होती है। धन्वंतरि यानी सुश्रुत के अनुसार कितना होता है, तो 300 होता है संख्या अस्थि की। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बात करिए आधुनिक शरीर शास्त्र के अनुसार तो अस्थियों की संख्या 206 होती है। अब हम बात करें अस्थि के कार्य की, तो कोई भी कार्य का श्लोक हो, हमने एक ही बोला कि एक ये श्लोक हमेशा याद रखना चाहिए जो किसी भी धातु में अपन चिपका सकते हैं कि कोई भी धातु है तो उसमें एक कॉमन श्लोक सब में जाता है कि प्रीणनम जीवनम लेपा स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पाद चा धातु नाम श्रेष्ठ कर्म कर्मात् स्मृतम, ये आचार्य वाग्भट जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी देखिए इसमें क्या है, अस्थि का काम क्या है, धारण करना, शरीर को क्या करना, धारण करना। तो अस्थि धारण ये शरीर का क्या बनता है, रूप बनाता है, एक ढांचा बनाता है। इसके बिना एक शरीर क्या है, मांस का गोला है। तो अस्थि का मेन काम क्या है, धारण करना। तो सभी धातुओं का सामान्य कर्म जीवन से मृत्यु पर्यंत शरीर को धारण करना है। ठीक है, ये सभी धातुओं का सामान्य कर्म क्या है, शरीर का धारण करना है। लेकिन अस्थि धातु का धारण करना यहाँ से क्या रिलेट करना है कि शरीर का एक रूप बनाना, एक ढांचा तैयार करना, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। उसके बाद और क्या कर रहे हैं कि अस्थिनी देह धारणम मज्जा पुष्टिम चा, कि अस्थि क्या करती है, देह का धारण करती है, मज्जा पुष्टि मतलब मज्जा धातु का क्या करती है, पुष्टि करती है। कि देह धारण शरीर का ढांचा बनाना, मांसपेशियों यानी स्नायु यानी कि जो लिगामेंट्स है द्वारा अस्थियों पर निबद्ध रहती है। यानी कि जो मांसपेशियाँ है और जो लिगामेंट्स है वो अस्थियों पे क्या करती है, चिपकी हुई रहती है। तो किसके कारण होती है, अगर अस्थि नहीं होगी तो कहाँ चिपकेगी, तो एक ढांचा देता है इसको। ठीक है, अब जो मर्मस्थल है और अंगों की सुरक्षा भी कौन करता है, तो अस्थि धातु करता है। अब सुरक्षा देखिए, जैसे जो हमारे बोन है यानी मस्तिष्क है, ठीक है, उसकी सुरक्षा कौन करता है, कपालस्थि करती है। जो हमारे आइस है वो कहाँ पे रहते हैं, ऑर्बिट्स, तो ऑर्बिट्स क्या करता है, नेत्र का सुरक्षा करता है। यानी हृदय है जो हमारा लंग्स है ये कहाँ पे प्रोटेक्टेड रहता है, तो थोरासिक केज में प्रोटेक्टेड रहता है। और अस्थि धातु क्या कार्य करती है, तो जो हमारे उत्तर धातु यानी कि जो मज्जा धातु है उसका पोषण का कार्य करती है। दंत भी इसके फॉर्मेशन के टाइम में क्या होता है, वो इस उपधातु का फॉर्मेशन होता है, तो दंत का फॉर्मेशन करती है, उसका पोषण करती है। यह भी कार्य किसका है, अस्थि धातु का है। जो हमारे केस है, लोम है, नख है, इन अस्थि मलों का भी पोषण करना किसका कार्य है, तो अस्थि धातु का ही कार्य है। अगर हम बात करें अस्थि के सारता की, तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि महाशिरा स्कंदम बृहत दंत हनु अस्थि नखम अस्थि भी। तो ऐसे व्यक्ति जिसमें अस्थि सारता अच्छी होगी, तो ऐसे पुरुष के लक्षण क्या होंगे, उनका सिर कैसा होगा, महासिर, यानी कि सिर एवं स्कंद बड़े होते हैं। महासिर स्कंद यानी सिर और उसका स्कंद यानी कि जो शोल्डर्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे, ऐसे जिसमें अस्थि सारता अच्छी होगी। उनके दांत हनु अस्थि यानी जो चिन्ह हो या फिर नख अस्थि ये स्थूल और दृढ़ यानी कि मजबूत होंगे बहुत, ऐसे आचार्य सुश्रुत कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर आचार्य चरक देखें तो आचार्य चरक कहते हैं कि अस्थि के जो पुरुष के लक्षण है कि जो पार्षणी गुल्फ यानी एंकल जॉइंट, जानुई नी जॉइंट, अर्ली यानी जो एक मुट्ठी बनाकर हमारे शोल्डर तक जो एरिया होता है वो वहाँ से वहाँ तक, ठीक है। जत्तुर यानी कि जो मेरिब्रियम स्टर्नम ये जो पार्ट होता है। चिबुक यानी चिन, हमारा जो सिर है, यानी पर्व स्थूल है जो लॉर जॉइंट्स होता है यानी फेलेंजेस इंटरफेलेंजेस, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, स्थूल होते हैं। कैसे होते हैं, स्थूल यानी कि बहुत मोटे और बड़े बड़े होते हैं, यानी कि पार्षणी गुल्फ जानु अरत्नी जत्रु चिबुक सिर पर्व दंत नख, तो ये सारे कैसे होते हैं, बहुत स्थूल और बड़े बड़े होते हैं जिनके अस्थिसारता अच्छी होती है। साथ में ही इस प्रकार के अस्थिसार वाले पुरुष ते महोत्सव यानी कि उत्साह वाले होते हैं, मतलब कार्य करने में बहुत अच्छे से उत्साह होता है उनको, ठीक है। क्रियावंत होता है, जल्दी जल्दी कार्य करते हैं या फिर काम करने में बहुत उत्साह दिखाते हैं। या फिर क्लेश सहा, ऐसे लोग क्लेश यानी झगड़े लड़ाई को बहुत सहन करते हैं, क्लेश को सहन करते हैं। स्थिर शरीर वाले होते हैं, इनका शरीर कैसा होता है, बहुत स्थिर होता है, ठीक है। और इनकी आयुष्मंत का मतलब क्या होता है कि इनकी आयु बहुत लंबी होती है, ठीक है, अधिक आयु तक ये जीते हैं, इनका अस्थिसारता अच्छी होती है। अगर हम बात करें अस्थि के मल की, तो केस और लोम क्या हो गया, अस्थि के मल, ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हो गया। और हम अगर बात करें आचार्य सुश्रुत की, तो आचार्य सुश्रुत ने नख और रोम को अस्थि का मल माना है, ठीक है। ये जो कॉमन श्लोक है, ये मल का कॉमन श्लोक है, सभी धातुओं में लिखना है कि रस का मल है, कफ है, रक्त का पित्त है, ठीक है, मांस का क्या है, खामल है, ठीक है, मेद का क्या है, स्वेद है। तो ये श्लोक भी हम सारे धातुओं में लिख सकते हैं अस्थि तक, तो ये श्लोक भी आप याद कर सकते हैं। और अस्थि की उपधातु की याद करें तो जो दंत है अस्थि का उपधातु, आचार्य किसके अकॉर्डिंग है, तो सारंगधर के अकॉर्डिंग बात हो चुकी हमारी, ठीक है। अगर हम बात करें अस्थि वृद्धि की, तो अस्थि अधि अस्थिनी अधिदंताचा, तो जो अस्थि वृद्धि में क्या होता है कि अधि अस्थि, इसका मतलब क्या होता है कि हड्डियों में अत्यधिक वृद्धि होती है, उसका बोन्स क्या हो जाता है, हाइपर ग्रोथ या ओवर ग्रोथ हो जाती है हड्डियों में, ठीक है।
या फिर अधिदंत यानी कि दांत के ऊपर दांत या फिर दांत का संख्या में अधिक होना, तो ऐसे जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अधिदंत। ये देख सकते हैं अपन डायग्राम में। एड़ी यानी कि जो पार्षणी होती है, जो हील बोन्स होती है, इसकी अस्थि की वृद्धि हो जाती है, ये भी अस्थि वृद्धि का लक्षण है। कैल्किनियस पर, ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये कैल्किनियस पर है। यहाँ पे जो कैल्किनियस हमारा बोन है, इसके ऊपर ऐसा एक कांटे जैसा हड्डी की वृद्धि हो जाती है, जिसके बाद इंसान शरीर ज़मीन पर खड़ा भी नहीं रह पाता, उसको बहुत भयंकर वेदना होती है। तो इसको बोलते हैं कैल्किनियस पर, ठीक है। या फिर जो हमारी ये नाक की जो ये बोन है, ये कार्टिलेज है, इसको भी हम किससे लेंगे, तरुण अस्थि से। तो इसमें क्या हो जाता है, अस्थि का ओवर ग्रोथ हो जाता है, जिससे कि हमारे नेजल सेप्टम क्या होता है, डेविएटेड हो जाती है। इसको बोलते हैं डीएनएस, क्या बोलते हैं, डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसके क्या होता है, मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये भी एक अस्थि वृद्धि का एग्जाम्पल है इस, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, अस्थि क्षय की, तो अस्थि क्षय, अस्थि शूलम दंत नखो भंगो रोक्षम चा, क्या है कि आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि अस्थि क्षय में क्या होता है, अस्थि शूलम यानी कि अस्थियों में पीड़ा होती है, दंत नखो भंगो की जो दांत नख ये क्या हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं, मतलब ब्रिटल हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। या फिर रोक्षम, इनमें क्या हो जाती है, रुक्षता उत्पन्न हो जाती है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक बात करें, तो आचार्य चरक कहते हैं कि केश लोम नख शमश्रु द्विज प्रपत नाम श्रमा, क्या कहते हैं कि जो हमारा केश है, लोम है या फिर नख है, शमश्रु यानी कि जो दाढ़ी मूछ है, द्विज मतलब जो दांत है, प्रपतन मतलब गिरने लगते हैं, और थकान मतलब क्या हो जाते हैं कि शरीर में बिना ही काम के क्या हो जाती है, थकावट हो जाती है अस्थि क्षय में, ठीक है। गेयम अस्थि क्षय, ऐसे लोगों को अस्थि क्षय जानना चाहिए। और क्या हो जाता है, संधियों में क्या हो जाती है, शिथिलता हो जाती है, रूपम संधि शैथिल्यम एवचा, कि ऐसे लोगों के रूपों में क्या, संधि की शिथिलता हो जाती है, मतलब जॉइंट्स कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।